जैसा कि हम लोग के न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था, तो उसमें मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम में जो आता है, ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी बोर्ड नोट कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए कर्व पाथ द फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वो मूव कर रहा है, कैसा उसका पाथ है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं इनमें से जो ऑप्शन दिया है, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब वेरी नहीं करेगा। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं क्या क्या दिया है। और सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कैसी पाथ है उसका, कर्व पाथ। तो हम जानेंगे कर्व पाथ होता क्या, कर्व क्या होता है। जैसे हम जानते हैं ये सिंपल अगर लाइन है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक। या इसी को अगर ये मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, या अगर सिंगल केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसको वन डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। 1D, वन डायमेंशन मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसी को कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, क्योंकि लीनियर हमारा क्या होता है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन भी इसी को कहते हैं जब हमारा डायमेंशन 1 हो, ठीक है। और 2D मोशन क्या होता है, जब मोशन हमारा प्लेन हो, इसमें एक्स वाई भी आ जाता है, तो हमारा मोशन 2D हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, मोशन ऐसे हो जाएगा। हम वेक्टर में भी, हमारा वेक्टर भी मैंने यूट्यूब पे 2-3 लेक्चर वेक्टर पे बनाया है, तो देख लीजिए, वेक्टर कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑन द कर्व कर्व पाथ पे, तो जो ये क्वांटिटी होगी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट कहने का मतलब जो चेंज ना हो। तो देख रहे हैं यहाँ स्पीड दिया, स्पीड क्या होता है, हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जनरली अगर उसको देखा जाए तो मेजर किस में किया जाता है, मीटर में, ठीक। और ये टाइम क्या है, सेकेंड में। ये तो हम कह सकते हैं यूनिट हो गया, क्या हो गया ये, यूनिट, मीटर पर सेकेंड। सपोज इसी की हम कह दें कि हमारा स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमारा आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो बता रहा है 5, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे, या वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ठीक। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। तभी तो हो गया, 1 लिखते नहीं है, तो क्या बता रहा है ये, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। तो इसी का अगर ये रेशियो क्या बोल रहा है, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, ये हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है, ये स्केलर होता है। स्केलर क्यों कहते हैं, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है, ये तो हमारा यूनिट होता है, लेकिन इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, केवल वैल्यू है। जबकि वेलोसिटी में क्या हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यही कहें कि ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ओ ए हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। ये ओ बी भी हमारा डिस्टेंस है, लेकिन हम कहें कि ओ, ये ओ ए है, ओ ए हमारा डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन हम आपसे कहें कि अगर ये ओ ए डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस, जहाँ से इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मीन्स उसमें डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि शॉर्टेज डिस्टेंस कोई और होगा, ये नहीं हो सकता, शॉर्टेज डिस्टेंस यही हमारा होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसलिए हमारे इसमें डायरेक्शन आ जाता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, मैंने अगर इसी को लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है और इसका यूनिट बता रहा है, लेकिन साथ में मैंने डायरेक्शन भी दिखा दिया कि ये आई कैप क्या क्या बताता है, वेक्टर में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सब यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताता है कि जो हमारा अगर ये मोशन हो रहा है, तो आई कैप, जे कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसके अलॉन्ग भी आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर, इसको कैप से दिखाते हैं, ये हमारा डायरेक्शन बताता है। तो अभी हमारा ये हो गया जो वेलोसिटी अब है,
ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर हम मैंने बताया और यहाँ भी मैंने बता दिया। आइए अब क्वेश्चन अपने आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कर्व पाथ, तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी अगर कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है, कर्व मतलब ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, या सिंपल कर्व ये भी हो सकता है, मतलब जो लाइन स्ट्रेट ना उसको कर्व बोलेंगे। तो जनरली अगर हम देखें सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन देखें, ठीक है, सर्कुलर मतलब जो सर्किल पर मोशन देखें, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, ये भी एक कर्व ही है, ठीक है। तो अगर देखिए सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। देखिए अगर ये पार्टिकल मूव करते करते यहाँ आए, डायरेक्शन यहाँ हो गया। डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम कि अगर उस पॉइंट का हमको डायरेक्शन बताना है तो एक टेंजेंट हम लाइन खींचते हैं जो इस लाइन से टच करे, इस पॉइंट से टच करे। अगर ये पी पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रा करते हैं, और जो हमारा टेंजेंट होता है यही हमको डायरेक्शन दिखाता है कि हमारा ये पार्टिकल इधर मूव करे। अगर ये पार्टिकल मूव करते करते इस पॉइंट पे आई क्यू पे, तो टेंजेंट एक ड्रा करेंगे, जो डायरेक्शन होगा यही हमारा मूव करे इधर। फिर ऐसे आई, यानी हर जगह ये पॉइंट पी क्यू आर पे आ गए, इसी तरह यस पे आ गया, ऐसे मूव करे तो डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन जब बदल रहा है तो ये कांस्टेंट कहाँ रहा? जब डायरेक्शन बदलेगा तो उसका वैल्यू भी बदलेगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कह रहा है रिमेन कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट होगा? इसमें आ गया स्पीड और एक्सेलरेशन, पहला ऑप्शन। तो अभी मैंने बताया कि स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हमारा एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन देखिए क्या, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। तो जब जान रहे हैं वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इनका जो रिजल्ट आ रहा है एक्सेलरेशन, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी हमारा ये वेरी कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ये सर्कुलर पाथ मोशन करता है तो हम पढ़ते हैं एक एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v इक्वल टू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारा होता है वेलोसिटी और आर होता है, अगर देखा जाए सर्कुलर है तो इसका रेडियस। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, बदलता रहता है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रहा है तो ये भी बदलता रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये तो यहाँ बताता हूँ, एक्सेलरेशन में केवल इसका डायरेक्शन बदलता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड इसका नहीं बदलता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है स्पीड एंड एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन आ गया है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। बोल रहा है रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान हमारा इसमें से कौन सी क्वांटिटी होगी, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ऐसे ऑप्शन दिया है, तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन दे दिया तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और एक्सेलरेशन भी दे दिया है। इसमें दिया स्पीड एंड मैग्नीट्यूड, तो स्पीड जो है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? जब सर्कुलर मोशन होता है तो उस पर यूनिफॉर्म मोशन जब लेते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें हम स्पीड कांस्टेंट होता है, कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे या सर्कुलर कर्व पे। अब ये कह रहा है स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यही बताया मैंने कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदलता है, क्यों बदलता है? क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करे, लेकिन एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको मिटाते हैं। एक्सेलरेशन वर्क करता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है या कर्व कर्व एलॉन्ग द सर्कुलर मोशन होता है, तो एक्सेलरेशन वर्क करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी क्या है? हमारा वेलोसिटी है, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है? उस सर्कुलर शेप का रेडियस है। तो ये किधर लाई करता है? इधर। ये हमारा एक एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, ठीक है। जब सर्कुलर, तो देख रहे हैं डायरेक्शन तो बदल रहा है एक्सेलरेशन का, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ बोल रहा है स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के दौरान, और मैग्नीट्यूड भी हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यहाँ दिया है स्पीड एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होता है, ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि बोल रहा है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी होगी जो कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है, उसका पाथ क्या है? कर्व है, तो वो रिमेन कांस्टेंट होगा मोशन के दौरान। तो हमारा ये, इसको भी ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन बदलता है, बार बार डायरेक्शन बदल रहा है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो वेलोसिटी जिसमें है वो तो नहीं होगा, ये जिस ऑप्शन बी में वेलोसिटी है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, डी में है ऑप्शन नहीं होगा। अब बच रहा है हमारा केवल सी और ए। तो यहाँ एक्सेलरेशन डाल दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। बट यहाँ जो
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ये कांस्टेंट होता है, और हमारा स्पीड भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो दो चीज़ कांस्टेंट है इसमें, इस कर्व पाथ जब है बन रहा है तो इसमें ड्यूरिंग द मोशन, इस मोशन के दौरान स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ग्रेविटी का है, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का है, या ग्रेविटेशनल लॉ का है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब क्या होता है, एस्केप मतलब पलायन कर जाना, ठीक है, भाग जाना या एस्केप कर जाना, निकल जाना, उसी को एस्केप कहते हैं। यानी वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी, एस्केप की जो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है अर्थ सरफेस से, तो कितनी वेलोसिटी होगी कि वो एस्केप कर जाए, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी वो एस्केप करे। एस्केप का मीनिंग यहाँ ये है कि वो अपना ग्रेविटी फील्ड छोड़ दे, और ग्रेविटी फील्ड छोड़ दे मतलब अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है। तभी तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आता है, मान लीजिए मार्क ऊपर फेंक रहे, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्यों आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी उसको जनरली VES से डिनोट करते हैं, मतलब वेलोसिटी और एस्केप। तो होता क्या, ये मतलब मिनिमम कर सकते, मिनिमम स्पीड है क्या, एक मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड का मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, स्पीड का, जो वर्टिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली अर्थ से वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो यानी वो कि अर्थ के दोबारा आए ही ना, ऐसे हम थ्रो करें, यानी कितना उसका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है कि एक वर्टिकली डायरेक्शन हम कितना थ्रो करें, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल कि वो दोबारा वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है वो अर्थ पे आए ही ना, वो ग्रेविटी को छोड़ के प्लायन कर जाए, स्केप कर जाए। तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड जनरली मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, कितना वैल्यू हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केप कराएं कि वो दोबारा अर्थ पे आए नहीं, ग्रेविटी को छोड़ दे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, यहाँ मैं बताता हूँ, दिखाई दे रहा है ना, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, अगर उसके पास इस मास m है और मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो जब मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसके पास एक एनर्जी आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, हाफ mv²। भी यहाँ जनरली क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के फील्ड से बाहर कर दें, मतलब ग्रेविटी वहाँ वर्क ना करे, ग्रेविटी से बाहर, तो इसको हम स्केप कर दें, यानी स्केप वेलोसिटी। तो अगर इसको स्केप वेलोसिटी नाम दें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा उस पार्टिकल का, ये ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हाफ mv²। ये हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ है, इसको लिख दे रहे हैं अर्थ है, तो अगर अर्थ से हम कितना स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकें कि वो दोबारा अर्थ पर ना आए, ठीक है, वो स्केप कर जाए, उसी को बोलेंगे स्केप वेलोसिटी, ठीक है, वी स्केप, शॉर्ट हम लिख रहे हैं ISC, वी स्केप। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, ऑब्जेक्ट है और अर्थ है तो इसका मास होगा ही, इसका मास सपोज हम ये दिखा रहे हैं ME, ये मतलब मास, ई मैंने अर्थ का, ठीक है, और अर्थ है तो इसका शेप कैसा है, लाइक सर्कुलर है, ठीक है, या कह सकते स्फीयर शेप है, तो उसका रेडियस RE, रेडियस क्या है अर्थ का, ये सेंटर से ये हमारा RE है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। तो पोटेंशियल, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन करे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि अगर ये अर्थ से कुछ हाइट पे फेंका जा रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ही। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम, यहाँ भी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, किससे इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है हमारा, कैपिटल जी स्मॉल एम और ये और रेडियस, अर्थ का रेडियस, इसके इक्वल होगा। इसको अगर इक्वल हम करेंगे, इसके अगर इक्वल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का मास एम सी एम कट गया, भी अगर निकाले तो क्या आता है, 2 इधर आ जाएगा, 2 जी एम ई आर ई, सबका मीनिंग मैं बताता हूँ क्या है। और ये भी स्क्वायर छूट रहा है, तो भी स्क्वायर, अगर भी स्टेप निकालें तो कितना हो जाएगा, √2 कैपिटल जी एम ई और आर ई, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये देख रहे हैं जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो अगर देखा जाए स्केप वेलोसिटी वी एस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं मास ऑफ अर्थ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बता रहा है, देखिए जो वी स्केप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अगर देखा जाए, अगर एम ई की वैल्यू बढ़ाया जाए और मतलब मास अगर बड़ा हो तो हमारी स्केप वेलोसिटी भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस छोटा किया जाए तब भी स्केप वेलोसिटी अधिक होगा, ठीक है। तो अगर अर्थ पे निकाला जाए ये स्केप वेलोसिटी तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर अर्थ का मास अप्रॉक्स कितना होता है, 5 × 9.7 × 10⁻24, जो कि बहुत बड़ा केजी, इतना मास होता है अर्थ का। और अर्थ की रेडियस कितना होती है, 6.34 × 10⁻, अप्रॉक्स है, ठीक है, क्योंकि हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थ को ले गए और किसी मेजरमेंट स्केल पैमाना पे रख दें, मेजरमेंट हो जाएगा, नहीं, ठीक है, या बैलेंस पे उसको बैलेंस कर देना ही होता है, क्योंकि अर्थ है ना, ये अप्रॉक्स कैलकुलेट किया गया, उसका मेथड अलग है। तो रेडियस कितना होता है, 7 होता है, और रेडियस होता है 6 मीटर, यानी 6.37 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, जो हमारा वी स्केप है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, एम ई की वैल्यू और आर ई की वैल्यू, इन दोनों को वैल्यू रख के अगर ये रूट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है अप्रॉक्स इतना आता है 11.19, ऐसी कभी कभी 19 लिख के 2 लिख देता है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा स्केप वेलोसिटी हो गया किस पे, अर्थ पे। यानी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को स्केप वेलोसिटी अगर देना पड़ेगा, स्केप वेलोसिटी कब कहेंगे, वेलोसिटी क्यों बोले, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में कितना इसे थ्रो किया जाए या इसे स्केप कराया जाए कि ये दोबारा अर्थ पे आए ना, ठीक है, वो ग्रेविटी फील्ड को छोड़ दे। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि देख रहे हैं 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाएगा, तो उसी को बोलेंगे स्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर वहीं हम देखें मून पे, ठीक है, मून पे, तो मून अर्थ से साइज में छोटा होता है, ठीक है, साइज में छोटा होता है, यानी इसका कहीं ना कहीं इसका जो मून का मास है, यही बता दे रहे हैं, यहाँ मून का अगर मास होगा तो ये थोड़ा इससे कम होगा, कितना होता है इसको बताते हैं, ये 22 हो जाता है, पावर 2 कम हो जाता है 22 kg। और ये जो वैल्यू है, जो मून का मास होता है 7.7 इसको लिखते हैं अच्छे से, 7.32, ठीक है। तो हमारा मून का जो मास होता है 7.32, ठीक है, 32 नहीं होता है, 34 होता है, 10⁻22 kg, ठीक है। उसमें क्या था, अर्थ में 24 kg, यानी कहीं ना कहीं कम मास है किसका, मून का, मून छोटा होता है अर्थ के कंपेरिजन में। और उसका रेडियस होता है मून का अप्रॉक्स, ये सिंबल क्या होता है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.737 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो जब इसको मिटाते हैं, ठीक है, जब इस रिलेशन से मून के लिए, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मून, इसको ऐसे दिखा दीजिए, इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इससे, यानी एम मून, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। तो जब इनकी वैल्यू देखिए, वैल्यू दिया है मास ऑफ मून, ठीक है, यहाँ मून होगा इस तरह अर्थ पे दिया, रेडियस ऑफ मून,
जब इसको सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये आता है, ठीक है, 3.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि अभी ये सब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए इसको हम किलोमीटर में दिखाते हैं। तो ये 2.38 किलोमीटर इसके वेलोसिटी होना चाहिए। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट मून से थ्रो किया जाता है, मैंने उसको स्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? 2.8। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस वेलोसिटी को और इस वेलोसिटी को, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये वेलोसिटी बहुत कम है, स्मॉल है, और ये वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसे मीनिंग ये निकलता है कि वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी हमारा अर्थ पे कोई चीज़ को ऊपर फेंकने पे, यानी वो दोबारा ग्रेविटी के अंदर फील ना हो, ग्रेविटी फील्ड में वो आए नहीं, उस पर ग्रेविटी फील्ड लगे नहीं, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ रहा है। देख रहे हैं 11.2 किलोमीटर सेकेंड। और जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को, हमको अर्थ से अगर उसको थ्रो करना है और वो अर्थ पे दोबारा मून पे दोबारा ना है, उसके लिए इतना रहे, बहुत कम, वेलोसिटी भी कम। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है कि कम होगा या ज़्यादा होगा? इसके वेलोसिटी, क्योंकि हम इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब ज़्यादा हो, देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी, इसको भी थ्रो करें तो ये आ रही है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि ये क्या आ रहा है अर्थ की इसकी वेलोसिटी आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी डिपेंड कर रहा है हमें मास पे। इस रिलेशन से देखिए, जो हमारे इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। जितना मास होगा उसको स्केप करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को स्केप करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा हमको वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे अपने। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसके वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से जो इसके वेलोसिटी हो उस पर ऑप्शन देखिए क्या करें लेस देन द फ्रॉम द मून सरफेस। जो अर्थ की सरफेस पे जो इसका वेलोसिटी होगा कह रहा है लेस देन फ्रॉम द मून सरफेस, जबकि मून सरफेस के लिए, मतलब मून सरफेस से इसके वेलोसिटी मैंने निकाल दिया 2.38 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, जो कि कह रहा है लेस देन, लेकिन यहाँ लेस देन कहाँ है? जो अर्थ की सरफेस इसके वेलोसिटी है वो लेस नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है मोर देन दैट द मून सरफेस, ठीक है। यहाँ देखिए मोर देन मतलब दैट द मून सरफेस से इसका वेलोसिटी अधिक है, किस पे? अर्थ सरफेस पे। तो हाँ, ये सही दिख रहा है, क्योंकि देखिए अर्थ सरफेस पे मैंने निकाला वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हमको स्टेटमेंट सही लगा। कह रहा है मोर देन दैट द मून सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी कहीं ना कहीं मून सरफेस से ज़्यादा है, क्योंकि मून सरफेस इतना है और अर्थ सरफेस इतना, ये वैल्यू ज़्यादा है। यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड भी पढ़ लेते हैं। सेम टू दैट फ्रॉम द मून सरफेस, सेम टू द मतलब कह रहा है जो अर्थ सरफेस पे इसके वेलोसिटी होगी, अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम लिखा है, मतलब अर्थ सरफेस से जो इसके वेलोसिटी वो मून सरफेस के मून सरफेस की इसके वेलोसिटी के सेम होगी, मतलब सेम टू। लेकिन ये स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि सेम कहाँ है? ये इतना है और इतना सेम वैल्यू नहीं है, तो ये भी ये और ये क्या है? नन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट आंसर, मतलब मोर देन दैट ऑफ द मून सरफेस, ठीक है, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। और इसको मिटाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए यहाँ वेलोसिटी क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ मास हैवी है, ठीक है, यहाँ इसके कंपेरिजन में मास हैवियर है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ इज हैवियर देन मास ऑफ द मून, ठीक है। क्यों? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले जब हम छठवीं में पढ़ते थे, तो एक मेरा दोस्त, मतलब हम लोग क्लासमेट में था, बहुत मोटा लड़का, ठीक है, पढ़ने में तो उतना नहीं था लेकिन काफ़ी मोटा था, और उसे काफ़ी चिढ़ाते भी थे। लेकिन एक चीज़ था कि जब वो किसी को ऐसे पकड़ लेता था तो उसके हाथ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कहीं ना कहीं वो मोटा, ये अर्थ है, ठीक है, और ये पार्टिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो जब ये अगर इसको छुड़ाने में काफ़ी हमको एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी का मतलब वेलोसिटी लगेगी, यहाँ वेलोसिटी कंसेप्ट है, यानी इसके वेलोसिटी हमको ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि मास हैवी है, ठीक है। उसी तरह वो मोटा से छुड़ाने में हमको भी एक बार पकड़ लिया था, ठीक है। तो और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था उस समय, और पुरानी मेमोरी है, ठीक है। तो वो वहाँ कहने का मतलब ये अर्थ का यहाँ मास हैवी है, इसलिए इसके वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि खींचता है ग्रेविटी अपनी तरफ, और तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? खींचती है, ठीक है। जबकि मून जो होता है, मून में देख रहे हैं इतना आ रहा है, हम जानते भी हैं कि जो अगर हमारा वेट अगर अर्थ पे इतना केजी है, सपोज मान लीजिए इतना है 36 केजी है हमारा वेट अर्थ पे, ठीक है। लेकिन यही वेट अगर मून पे देखा जाए तो कितना होता है? 1/6 टाइम होता है मून पे। देखिए कितना हो जाएगा, यानी 6 केजी होगा मून पे। अगर यहाँ अर्थ पे 36 केजी अगर किसी का
6 kg, उन्हें कम हो जाएगा। तो जब कम होगा ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है तो उसको फेंकना एस्केप करना भी ईजी होगा, कम वेलोसिटी से भी ईजी हो जाएगा। लेकिन अपने अर्थ पे मूव करने के लिए वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल रहा। तो ये रहा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। इतना सब बताने का मतलब यही हुआ कि मैं क्वेश्चन के थ्रू फैक्ट्स और फार्मूलों को अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायमेंशन से आता है 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्जाम में, या नीट हो या किसी CUT के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो फिजिक्स में ये डायमेंशन निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी डायमेंशन बहुत अच्छे से बताया, उसको देख लीजिए इसी चैनल पे। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉलोइंग द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कह रहा है इसमें से विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है, इसको जनरली ईटा से प्रकट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, तो इसका इसमें से कौन सा डायमेंशन होगा? तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए हमको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ दिखाते हैं, किसी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए उसको हमको पहले फार्मूला याद रहेगा, तब हम डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसी को बोलते हैं ईटा को। तो ये इसका किसी फार्मूले में अगर एग्जिस्ट होगा तो उससे हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ क्या होता है? 6 ये स्टोक्स का फार्मूला होता है, या इसी को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, या कहें पहले विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जब भी हम फ्लूइड ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं कि मतलब लिक्विड का फ्लूइड कैसे होता है, तो अगर सपोज ये लिक्विड है, इसका देखिए फ्लूइड कैसे हुआ। अगर ये सबसे हॉरिजॉन्टल लेयर है तो जैसे जैसे अपर लेयर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कहा जाए अगर ये कोई लेयर है A, B, C कैसे, ठीक है, तो यानी ये जो लेयर है, जो इसमें अपर लेयर जो है लेयर C है, इसकी वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अपर लेयर पहले फ्लो करेगा, उसके बाद उससे थोड़ी कम होगी और B की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी किससे होगी? नीचे वाली लेयर को। ठीक है, सबसे कम नीचे, यानी कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, मतलब नीचे वाले लेयर का। तो एक चीज़ और बता दें मैं कि जो ये फर्स्ट वाला अगर की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये सेकेंड वाला क्या करना चाहेगा? इस वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, यानी अपोज करना चाहेगा। ठीक है, जो C है वो विस्कोसिटी जनरली लेयर के बीच, जिस तरह जैसे सॉलिड में होता है, सॉलिड में अगर देखते हैं हम कि एक फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। जैसे हम अगर रोड पे चल रहे हैं, या कहें कि जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स, जैसे अगर इधर मोशन कर रहे हैं रोड, ठीक है, तो इनके कॉन्टेक्ट के बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन अपोज करता है। अगर इधर फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, अपोज करते हैं, ये हमारे मोशन को अपोज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है। उसी तरह इन लेयर के बीच में भी एक फोर्स होता है जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं, यानी अगर ये C वाला लेयर मूव करना चाह रहा है बट B वाला लेयर इसको अपोज करना चाह रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज करना चाह रहा है। उसी तरह B वाला लेयर फ्लो तो करना चाह रहा है, लेकिन उसके नीचे वाला लेयर उसको अपोज कर रहा है, यानी उससे रेजिस्ट कर रहा है। तो यही होता है, ये स्टोक्स लॉ है। ये जनरली बताते हैं कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जब वाटर फ्लूइड में इसको फेंका जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको वाटर में फेंक दें तो उस पर 2 फोर्स वर्क करता है। पहला तो उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, यानी mg, और दूसरा फोर्स खुद वाटर लगाता है या फ्लूइड लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे। ठीक है, तो इससे हम स्टोक्स लॉ निकालते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हमको ईटा निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ बताते हैं। अगर यहाँ से ईटा हमको निकालना है, देखिए, तो ईटा होगा, इसी को ईटा बोल रहे हैं, F/, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है, यहाँ बताते हैं। देखिए स्टोक्स लॉ का हमारा क्या है, 6 पाई, ठीक है, ईटा, ये स्मॉल r, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस होगा, और ये वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से अगर ईटा हम निकालें क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डायमेंशन फार्मूला निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, ये r और भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकलता है, केवल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकलता है। तो यहाँ डायमेंशन निकाले, फोर्स का हम जानते हैं डायमेंशन, इससे पहले ही मैंने बताया है,
फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है m और एक्सीलरेशन का होता है LT पे माइनस 2। तो क्या होगा mLT पे माइनस 2। दिखाई नहीं दे रहा, चमक रहा है। मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया LT पे माइनस 2। तो कहा जाए फोर्स का टोटल डायमेंशन मतलब ओवरऑल क्या होगा MLT पे माइनस 2। तो फोर्स की जगह लिखेंगे ये ईटा है MLT पे माइनस 2 और नीचे r रेडियस यानी L और वेलोसिटी का होता है LT पे माइनस 1। तो देखिए ये तो एक एल से एक एल क्या हुआ, ठीक है, एक एल से एक एल कट गया, बचा क्या एक m बच रहा है, यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर m बच रहा है, फिर एक नीचे का l बच रहा है तो ऊपर जाएगा तो l पे माइनस 1, ठीक है। और यहाँ t पहले से माइनस 2 है और ये नीचे वाला माइनस 2 ऊपर जाएगा तो t प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो अभी भी ऐड हो जाएगा ml पे माइनस 1 और ये माइनस t और ये प्लस t यानी t पे माइनस 1। ये हमारा ईटा का डायमेंशन आया, कितना आया m l पे माइनस 1 t पे माइनस 1। ऑप्शन देखिए m डी राइट आंसर। देखिए m l पे माइनस 1 t पे माइनस 1, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है। और डायमेंशन निकालने का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल मास के लिए m, लेंथ के लिए l, ठीक है। अगर करंट है तो देखिए यहाँ पर मास के लिए नोटेशन m है, लेंथ के लिए l है, टाइम के लिए t है, करंट के लिए a है, ठीक है। किसी किसी बुक में i भी है करंट के लिए। तो ये हमको जानना चाहिए डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। और सबसे पहले फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी जनरली रिलेटिव मोशन का ये अपोज करता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ये विस्कोस फोर्स जो वर्क करता है ये लेयर के कांटेक्ट, एक दूसरे के लेयर के बीच में कांटेक्ट में वर्क करता है विस्कोस फोर्स टेंजेंशियली, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि उस तरह हम सॉलिड मटेरियल में देखते हैं कि कोई चीज़ अगर सॉलिड मटेरियल आपस में, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर ये डस्टर है और ये, तो अगर इधर हम इसको कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच कांटेक्ट जो है ये अपोज कर रहा है, क्योंकि ये रफ सरफेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देते चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर ये साइकिल चलाते हैं रोड पे, तो ऐसा नहीं कि एक पैडल मारे तो हमें कभी चलाना ही नहीं, पैडल मारना ही नहीं पड़े, कहीं ना कहीं हमको बाद में फिर पैडल मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है, क्योंकि हमारे मोशन और ये अर्थ कह रहे सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन वर्क करता है जो हमारे मोशन को अपोज करते हैं, रेजिस्ट करता है। उसी तरह ये तो सॉलिड हो गया। उसी तरह जब हम फ्लूइड मोशन पढ़ते हैं, लिक्विड में भी लेयर के बीच क्या करते हैं, एक दूसरे के जो लेयर हैं वो अपोज करते हैं। सी वाला वेलोसिटी इंक्रीज होना चाह रहा है बट बी वाला इसे बढ़ना नहीं दे रहा, ठीक है, ये उसे अपोज करे। उसी तरह बी वाला लेयर आगे बढ़ना चाहिए बट ए वाला, हाँ, इसमें जो सबसे हॉरिजॉन्टली लेयर होता है ये स्थिर रहता है, यानी ये रेस्ट में रहता है, ठीक है, ये रेस्ट रहता है सबसे ग्राउंड वाला। अगर स्टोक्स क्लास अगर ये फार्मूला याद रहता है इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल जो विस्कोसिटी होता है उसे निकाल। जैसे सपोज यहाँ 2 लेयर कंसीडर करें, ए और बी लेयर है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 2 लेयर हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड है, मतलब ये सबसे रेस्ट वाला ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी हॉरिजॉन्टली वाला ये लेयर है। तो जो एक ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से अगर ये x डिस्टेंस पे है और इसकी वेलोसिटी v है, उसी तरह इसकी वेलोसिटी अगर ये जो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी देखिए dv होगी, या ऐसे भी कर सकते हैं v प्लस dv हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी कहीं ना कहीं उसकी बड़ी होगी इसलिए dv इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो एक दूसरे के सेपरेटली x डिस्टेंस या कह सकते हैं उनके सेपरेशन कितना है, 2 लेयर के बीच, ए और बी लेयर के बीच सेपरेशन इतना है और ये उनके बीच वेलोसिटी इतना है, कितना dv। सेपरेशन है dx का और वेलोसिटी है dv का। तो जो इनका अगर रेशियो होता है हमको इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स वर्क करता है। ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, ठीक है, और इस ग्रेडियंट पे। और ये माइनस साइन बताता है कि ये माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मतलब ये अगर मोशन इधर हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपोज करना चाह रहा है जो फोर्स टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स है। क्यों आ रहा है,
उसकी प्रॉपर्टी के कारण, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्सर है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनली सिंबल हटाते हैं तो डायरेक्ट मैं यही बता दे रहा हूँ, जब ये सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे ईटा, इसी कांस्टेंट को बोलेंगे, ठीक है। जब इक्वल में चेंज करें कांस्टेंट आएगा ईटा, इसी कांस्टेंट को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से भी हम चाहें तो ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, ऊपर फोर्स हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए dx, और नीचे आ जाएगा एरिया और ये फिर dv। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। फोर्स है, देखिए क्या हुआ, ईटा इक्वल टू आ गया ऊपर फोर्स इंटू dx, मतलब इन लेयर के बीच सेपरेट डिस्टेंस, और एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द लेयर, अपर लेयर। तो देखिए फोर्स का मैंने अभी बताया mlt-2, और dx जो है लेंथ है कहीं उसका l, और फिर एरिया का क्या होता है l², और वेलोसिटी का lt/-1। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ ऊपर हो गया m/l² और t/-2, और नीचे पहले से कितना है l², नीचे l की हो जा रहा है देखिए, क्योंकि ये l² और ये l की और t-1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो l से l एक कट गया, नीचे l एक बच रहा है, और m पहले से है और l ऊपर चला गया, तो l/-1, और फिर अगेन t/-1 नीचे और t/-2, तो ये जाकर एक सेपरेट कर देगा, कितना होगा t/-, देखिए m ये वाला बचा और l एक नीचे वाला बचा, यानी m और l एक दो कट गया और एक बचा, तो l/-1 क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा, और t ऑलरेडी -2 है, नीचे एक 1 है, यानी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, t/-1। इससे भी हम ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कितना आया m l/-1 t/-1, तो m l/-1 t/-1, डी है राइट आंसर। तो अगर चाहें तो आप स्टोक्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्टोक्स फार्मूला क्या होता है, 6 पाई तो कांस्टेंट है, एन आर वी, या एन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, या जनरली हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो स्फेरिकल साइज होगा तो उसका रेडियस होगा, वी वेलोसिटी होगा, और ये लिक्विड फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जब कोई लिक्विड में कोई बॉडी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तब इस पर फोर्स लगता है, जो फ्लूइड फोर्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं, इसी को स्टोक्स का ने दिया है। तो या तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो ये विस्कस फोर्स कितना वर्क करता है, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ईटा है। तो दो मेथड है जिसमें फार्मूला होगा उससे निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रेड करते हैं। द नियरली स्फेरिकल शेप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो लिक्विड में हम देखते हैं जनरली जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, नियरली स्फेरिकल शेप होता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट ड्रॉप होता है, बूंद, छोटी बूंदें जो होती हैं वो नियरली स्फेरिकल शेप होती हैं। क्यों होती हैं, ऑप्शन दिए, ठीक है, क्यों स्फेरिकल शेप होती है यही हमको बताना है। ऑप्शन भी दिया है, जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं, पहला दिया विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कह रहे किस कारण के, रीजन बताना है कि जो छोटी अगर कहा जाए बूंद की जो ड्रॉप होती हैं लाइक स्फेरिकल शेप होती हैं, मतलब गोलाकार होती हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप। तो कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया है कि विस्कोसिटी क्या होता है अच्छे से, ठीक है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, और इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें भी था, तो 80 नंबर उसमें भी है। तो विस्कोसिटी जनरली फ्लूइड बताते हैं, ठीक है, जब भी हम फ्लूइड ऑफ मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है, लिक्विड का ही फ्लूइड का मोशन पढ़ते हैं, उसमें विस्कोसिटी होता है, यानी ये विस्कोसिटी जो होता है ये लेयर के बीच एक्ट करता है। तो ये आंसर हमारा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ शेप की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी से शेप से कोई अटैचमेंट लगे तो ये आंसर होगा नहीं। कह रहे विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो इससे होगा नहीं। सेकेंड ये सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लाइट चली गई, अभी देखते हैं, आ गई लाइट। तो सरफेस, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड में ही है, लिक्विड की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिक्विड में दिया है, यानी फ्लूइड जब भी हम पढ़ते हैं तो उसी का टॉपिक है। सरफेस टेंशन एक अलग ही चैप्टर है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं सरफेस टेंशन के कारण, तो सर हाँ यही हमारा आंसर हो, क्यों बताता हूँ। सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, ये टेंशन का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं फोर्स है, ठीक है।
टेंशन लिखते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होता है एक तरह के फोर्स ही है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ये जो लेंथ होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट टी आता है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन। इसी को टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ अपॉन एल, एल जहाँ है लेंथ। जैसे अगर ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, जनरली स्फीयर शेप है, तो ये जो होगा इतना, ये इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इनर साइड या आउट साइड मूव कर रहे हैं, तो ये अगर ए से बी अगर ये लेंथ होगा, ठीक है, और इनमें इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो जो ये इनके मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है जनरली करता क्या है, ये सरफेस एरिया को मिनिमम करता है, ठीक है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। तो जैसे अगर देखा जाए तो अगर कोई ड्रॉप है, मान लीजिए ये ड्रॉप है, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया जो अपर सरफेस है इसको कम करके, ठीक है ना, अगर ये ड्रॉप की अगर है इसको कम करके इस शेप में, स्फेरिकल लाइफ शेप में चेंज करता है, कौन, सरफेस टेंशन। तो यही हमारा यही आंसर होगा, यही रीजन होगा कि सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, और जो किसी भी ड्रॉप का, स्मॉलेस्ट ड्रॉप का, क्यों स्मॉलेस्ट का है, क्योंकि जब बड़ी ड्रॉप होगी, बूंद की अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं ग्रेविटी आ जाएगी, ग्रेविटी हम जानते हैं, ठीक है ना। अगर बड़ी बूंद ले लेंगे तो ये ग्रेविटी होगी, तो ये स्फेरिकल शेप नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटी कहीं ना कहीं मास को कहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी बूंद का शेप जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, अपना डिस्ट्रैक्शन कर देगा, स्फेरिकल शेप ना रखे ऐसे करेगा या ऐसे, समझ रहे हैं। कभी देखे भी होंगे, और वाटर के बूंद लेते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बूंद छोटा अगर आता है तो वो रुका रहता है, ठीक है, बूंद जो ड्रॉप होता है अगर स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन जो ही अगर बूंद वाटर का जो ग्रेविटी अगर ज़्यादा हो गया बूंद, तो बूंद धीरे से गिर जाता है ना। तो जब जो ही गिरने वाला रहता है वहाँ में उनके बीच कॉन्टेक्ट जो ही टूटने वाला रहता है। जैसे वाटर पानी अगर आपके टुलू पंप पे जहीं भी देखेंगे पानी अगर हाथ से अगर गिराएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाता है, रुका रहता है, अगर रुका रहता है तो, ठीक है। तो वो जो बूंद होता है अगर स्मॉल है तो रुका रहता है, लेकिन यही बूंद अगर बड़ा हो जाए यानी कहीं ना कहीं उसको उसके पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी, यानी बड़ी बूंद हो जाएगी, तो वो नीचे आ जाएगा, उसका शेप स्फेरिकल ना होकर डिस्ट्रॉय टाइप का हो जाएगा। जबकि छोटी बूंद जो होगी, जैसे कह सकते हो रेन जो वर्षा वाला होता है, वो देखने में थोड़ा कैसा लगता है, स्फेरिकल शेप होता है। थर्ड दिया ऑप्शन डेंसिटी ऑफ द सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी का यहाँ कंसेप्ट नहीं है, हाँ डेंसिटी का कंसेप्ट कब कहते हैं, जब ग्रेविटेशनल जो होता है और छोटी बूंद के लिए। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आंसर बी इज राइट आंसर। सरफेस टेंशन क्या करता है, जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इनको इनवर्ड डायरेक्शन में या कहीं अंदर की तरफ ये खींचते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी खींचते हैं। तो ये अपना शेप बदल कर जनरली, ठीक है ना, अगर ऐसे शेप हैं, ठीक है, हल्का से स्फीयर टाइप के ना है, तो ये जो अपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये जनरली ये इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन क्या करते हैं, जब पुल करते हैं तो इनका साइज थोड़ा ऐसे स्फेरिकल टाइप होता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट रहता है। मैं दिखाया हूँ फिगर भी इतना बड़ा, लेकिन बूंद तो इतना बड़ा नहीं होता है, मैं केवल दिखाने के लिए इतना बड़ा। बूंद तो जनरली हमारा इतना हो जाता है, देखे भी होंगे अपना ड्रॉप बूंद। तो बूंद जो होता है इसके कारण जो अपना स्फेरिकल शेप एग्जिस्ट करता है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ही वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर देता है, ठीक है, और जो उनके इनवर्ड जो इनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, खींचते हैं अंदर की ओर या इनवर्ड डायरेक्शन। जनरली लिक्विड की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम करे, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण वो अपना। और ये सरफेस टेंशन जो है एक
मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच ये यहाँ मॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है, या ये कहें कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर की तरफ पुल करते हैं, जो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहते हैं। इसलिए जो ड्रॉप है, स्मॉलेस्ट ड्रॉप के लिए उनका शेप जनरली स्फेरिकल होता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन के कारण। जैसे सरफेस टेंशन का अगर देखना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे वो पारा होता है HG, उसका शेप कैसा होता है? अगर उसको हम कहीं भी गिराते हैं शीशे ग्लास पे कहीं भी, तो देखते हैं वो ऐसा नहीं कि वो फ्लो ऑफ सरफेस पे फैल जाए, फैलता नहीं, वो अपना पोजीशन लिक्विड ड्रॉप में दिखता है सर्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास टेंडेंसी ये है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करता है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, उसी तरह अगर वाटर की बूंद को अगर ग्लास पे रखा जाए तो क्या करते हैं? वो फैल जाता है, उसकी टेंडेंसी कम हो गई उसके कंपेरिजन में HG के, जो मरकरी होता है। और लिक्विड ऑफ ड्रॉप मॉडल भी होता है, ठीक है ना, वो भी हम बताते हैं। लिक्विड और ड्रॉप मॉडल भी कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन का कारण होता है। मतलब ड्रॉप जो है, इसको जो मॉलिक्यूल से एटम किस बताया गया है कि ड्रॉप के साइज में, जैसे अगर ये ड्रॉप है, ये अगर ड्रॉप टूट के ऐसे बन सकता है स्फेरिकल साइज में, ठीक है ना। और एक इसमें फोर्स एक्ट करता है, जो इसको पुलिंग फोर्स कहते हैं, जो ये इनवर्ट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। और ये इनके बीच कहा जाता है कि ये सेम सब्सटेंस के बीच कौन सा फोर्स एक्ट करता है? कोहेसिव फोर्स होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच कार्य करने वाला एक फोर्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये मॉलिक्यूल जनरली मॉलिक्यूल्स के सेम सब्सटेंस, एक चीज और, सब्सटेंस सेम होना चाहिए, तो उनकी कौन सा फोर्स एक्ट करता है? कोहेसिव फोर्स, सब्सटेंस सेम होना चाहिए। जबकि एक और फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स, यानी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए ये फोर्स होता है एडहेसिव, बट ये कोहेसिव जो होता है मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स के बीच ये वर्क करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये रहा राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी डायमेंशन ही निकालना है, ठीक है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द टाइम। बस क्वेश्चन को थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो कह रहे दिए गए ऑप्शन में से इनमें से बताना है कौन सा जो होगा, कह रहे डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहे डज नॉट मतलब इनमें से ऐसा डायमेंशन हमको सिलेक्ट करना है कि वो टाइम का डायमेंशन ना हो, ठीक है, ऐसा बताना है। तो देखिए टर्म क्या क्या दिया है, ये सब ऑप्शन देख के घबराइएगा मत कि पहली बार ये सी क्या है, यल क्या है, और इसके पहले भी मैंने ये सब बता दिया है। सी कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर किसी कंडक्टर जानते हैं ना, फ्लो, जिसके थ्रू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, या तभी इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो होती है। तो जैसे अगर कोई कंडक्टर है, उस पर हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, तो उस पर हम चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज देते हैं, जितना ही चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, यानी जो चार्ज देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब इस सिंबल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं, इक्वल टू चेंज करते थे, कांस्टेंट आता है सी, तो ये हो जाएगा सी भी। इसी कांस्टेंट सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ये जनरली क्या कहता है? स्टोरेज, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, ये कहा जाए जो कैपेसिटेंस है, इसी को कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर जानते हैं जो फैन में लगा होता है, उसी को कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। जब वो कंडेंसर ख़राब हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा दिन का हो जाता है, तो फैन का मोशन कम हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसी को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कैपेसिटर बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। तो जब ये निकलेगा क्यू अपॉन भी यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्यू चार्ज है, यानी जब कंडक्टर पर जितना चार्ज होगा और ये उसका रेशियो कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर करता है, चार्ज कितना स्टोर हो गया किसी कंडक्टर पे, कितना स्टोर हो गया, ये करता है, ठीक है। तो इसका काम है ये। तो यहाँ से हम डायमेंशन निकालेंगे, और यल क्या होता है सबका मीनिंग मैं बता दूँ पहले, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। यल देखिए, यल होता है इंडक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहाँ से आता है? जब किसी वायर को कॉइल के जैसे उसका शेप बना दिया जाए,
तो इसमें इंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, आई भी और एक करंट आई, ठीक है, जहाँ ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरे हैं, ठीक है, और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये आई करंट है, इसके थ्रू ये आई करंट है, ये इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। यल क्या है यहाँ, इंडक्टेंस, ठीक। और फाई भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली जब हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं, अगर ये कोई सिस्टम है जिससे इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, इसके अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल के थ्रू पास करते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरली बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मैग्नेटिक शीट जो लाइनें होती हैं, ठीक है ना। अगर ये कोई प्लेन शीट है तो ऐसे बनाते हैं, अगर ये कोई प्लेन शीट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये मैग्नेटिक लाइन्स हैं, ये लाइन्स है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक लाइन्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। बी हमारा क्या है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड। टर्मों को ध्यान से समझिए, जो बी है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह ये बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो ये लाइंस पास कर रही है मैग्नेटिक लाइंस हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और ये सीट है एरिया, इस सीट एरिया से कितनी लाइन पास कर रहे हैं उसी बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फाई बी यानी बी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये है इस एरिया, ये क्या है, एरिया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो और आर जानते हैं ये रेजिस्टेंस होता है, आर रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो सब मैंने मीनिंग बता दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, सी कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, दो प्लेट लाइन होती हैं और ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ठीक है, इनके बीच स्पेस होती है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। और ये एल, ये इंडक्टेंस का सिंबल हो गया, इसको कॉइल भी बोलते हैं, और बाकी सी कैपेसिटर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इनमें से ऐसा, अब इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको मिटाते हैं, बताना है कि कौन सा इसमें जो है टाइम का डायमेंशन नहीं है, डज नॉट लिखा है, इनमें से कौन सा। तो सबसे पहले देखिए, जगह नहीं मिटाते हैं, तो ऑप्शन एक एक करके देखते हैं, बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहे डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब इन चारों ऑप्शन में इसको डायमेंशन से सॉल्व करके, ठीक है, देखें कि उसमें किसमें टाइम है और किसमें नहीं है। कह रहे डज नॉट टाइम, मतलब जिसमें टाइम नहीं उसी वही हमारा आंसर होगा, और जिसमें टाइम होगा वो हमारा मतलब नहीं होगा, क्योंकि नॉट लिखा है। तो सबसे पहले मैं इजी वे में बताता हूँ, देखिए सबका मैंने मीनिंग बता ही दिया। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का ये डायमेंशन निकाल लेते हैं, कितना दिया है, क्यू अपॉन वोल्टेज। यहाँ से देखिए करंट के डिफिनेशन से क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू टी होगा ना, ये चार्ज और ये करंट और टाइम। इसका डायमेंशन हम बताए हैं, इसका करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो उसका पहला लेटर एम्पियर और टी का टी हो जाएगा, यानी चार्ज का क्या हुआ, ए टी डायमेंशन, ठीक। इसी तरह वोल्टेज का देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, पढ़ेंगे। तो वर्क, अगर डायमेंशन भूल जाएगा फार्मूले में, याद नहीं रहता है, तो निकालने का मेथड भी सीख जाएंगे आप लोग। तो देखिए वर्क क्या होता है, हम जानते हैं, पढ़ें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क हो जाता है, और नीचे क्यू है। तो फोर्स का मैंने न्यूमेरिकल में हमेशा बताया है, हमेशा इसको याद हो जाना चाहिए, कितना होता है इसका डायमेंशन फार्मूला,
mlt पे -2, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। नहीं तो निकालने का फार्मूला भी है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m और एक्सेलरेशन का lt पे -2, तो क्या हुआ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt पे -2, ठीक है। तो और ये देखिए, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा mlt पे -2 और d है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है इसका l क्योंकि लेंथ है, उसी चार्ज का मैंने निकाल दिया, कितना होता है ये 80, तो 80 हो जाएगा। ऐसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली लिखते हैं डायमेंशन को। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए m ऊपर m हो जाएगा और l स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, और e यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे का t कितना हो जाएगा t पे -3 और a पे -1, क्योंकि ये जब a को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, तो ये हमारा किसका आया, इसको सॉल्व कर दिए सिंपली में, वोल्टेज का आया। तो रखिए वोल्टेज चार्ज का, अभी इसमें निकालना है क्योंकि हमको सी का निकालना है, कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस का। तो चार्ज का क्या होगा 80, ठीक है, इस चार्ज का, और वोल्टेज का मैंने ये निकाल दिया, कितना है ml स्क्वायर, यहाँ से t पे -3, इसको मिटा देते हैं, जगह मिल जाएगा, और a पे -1, ठीक है। तो मैं जगह कम इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया कितना आया है, देख लीजिए ml स्क्वायर t पे -3, t पे -3, a पे -1, ठीक है। इसको मिटाते हैं और इसको आप सॉल्व करिए, इसको करिए, कितना आ रहा है, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए m ऊपर चला जाएगा -1, यहाँ देखिए l स्क्वायर एक ही है, तो यानी l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए t पे -3 या ऊपर t ऊपर है, यानी ऊपर जाएगा तो t पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव है, t पहले से है। और देखिए a पे -1 है नीचे और एक पहले से पॉजिटिव है, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला है c का, कैपेसिटर का। तो इसको मिटाकर यहाँ c लिख देते हैं, इसका आया डायमेंशन कैपेसिटर c का, ठीक। अब r का निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस का इसी तरह, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, v इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज और करेंट और आर रेजिस्टेंस। तो v इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू v इक्वल टू आई आर, ठीक है। और वोल्टेज का मैंने अभी निकाला था, मिटा दिया, क्या आया था वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू हम जानते हैं W/Q, ठीक है, लिखना चाहिए था। तो मैं वोल्टेज का लिख दे रहा हूँ, तो मैंने वोल्टेज का लिख दिया, कितना है ml स्क्वायर t पे -q और a पे -1। तो यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं, कितना है ml स्क्वायर t पे -q और a पे -1, और नीचे करंट का हम जानते हैं कितना होता है a से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया, ऊपर आ जाएगा ml स्क्वायर t पे -q, ठीक है। और देखिए एक नीचे a है, प्लस में ऊपर जाएगा तो पहले से एक माइनस है, a पे -2, ये हमारा किसका डायमेंशन निकला, r का, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं, मैंने मेथड बता दिया कैसे आया है, ओम्स लॉ निकाल सकते हैं। और ये वोल्टेज निकालना हो तो W/Q, W इक्वल टू होता है F इंटू डी। अब देखिए हमको निकालना है C इंटू आर, यानी यही तो है हमारा, यहाँ C है, IC के बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे R, यानी उसी को बोलेंगे C इंटू आर, यानी C वाला पहले से हम निकाले थे और ये R आया, इधर बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, कितना है ml स्क्वायर, चाहें तो अगर मैं धीरा बता रहा हूँ तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ml स्क्वायर R की वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि C ऑलरेडी मैंने निकाला था इस ब्रैकेट में, और ये ml स्क्वायर t पे -q और a पे -2, ठीक है। ये अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m पे -1 और यहाँ पॉजिटिव है m, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, m पे पावर 0 हो जाएगा, m पे पावर 0 वैल्यू 1, मतलब यहाँ m नहीं रहेगा। देखिए l पे -2 यहाँ l पॉजिटिव, यानी ये भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ t पे 4, इसको लिखते हैं t पे 4, और यहाँ t पे माइनस इंटू t पे -3, कितना -3, नीचे मिटा देते हैं, जगह नहीं है। उसी तरह ये देखिए a स्क्वायर पॉजिटिव और a स्क्वायर माइनस, ये नेगेटिव में है रेजिस्टेंस वाला, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो केवल बचा t। अब देखिए t पे 4 इंटू t पे माइनस, ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा t, ठीक है। तो इसमें CR में आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए में टाइम आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें कहा है फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द टाइम, हमें ऐसा इसे सॉल्व करना है कि इसमें डायमेंशन टाइम का हो ही नहीं, इसमें तो आ जा रहा है टाइम का,
मतलब डायमेंशन टी का हो जा रहा है, ये आंसर होगा नहीं। अब आंसर नंबर बी, तो एक चीज़ देखिए, ऑप्शन भी ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी और सी सेम है, बस यहाँ एल सी है और एल सी स्क्वायर है, तो हम सी स्क्वायर के ना सॉल्व करके पहले एल सी को सॉल्व कर लें, देखेंगे तो सी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ उसके पहले हमको एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल वाला डायमेंशन दिया नहीं, सी वाला तो हम निकाल चुके थे, ये दिया है, ये वाला हमारा क्या है, सी वाला है, और ये आर वाला है, लेकिन हमको एल का निकालना पड़ेगा। तो एल का एक बार डायमेंशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, ये फाई बी अपन आई। अब जहाँ फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू ए, जहाँ बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया। तो यहाँ इंडक्टेंस का डायमेंशन आइए निकालते हैं, देखिए कैसे कितना होता है। इस एन कांस्टेंट है, इसके लिए भी डायमेंशन छोड़ दीजिए, केवल फाई को लेकर चलते हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। बी और ये करंट, और फाई बी हम जानते हैं कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू ए, बी हमारा होता है, तो फाई बी की जगह रख देंगे कितना, बी इंटू ए, जहाँ ए एरिया बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और देखिए, तो हम एरिया को तो जानते हैं डायमेंशन, एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, और आई का भी जानते हैं, ए है, बी का नहीं जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके पहले बी से मैं बता दूं, बी हमारा कहाँ से आया है। हम जब मैग्नो स्टैटिक्स पढ़ते हैं, या जब मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ते हैं पोर्सन, तो हम जानते हैं एक लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये क्या बताता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, मैंने एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग ए वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। कितना होता है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, स्मॉल भी वेलोसिटी से अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, बी निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, एफ, देखिए एफ अपन क्यू भी, मैंने एफ का भी बताया, फोर्स है, फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, एम एल टी पे -2, ठीक। उसी से चार्ज का क्या होता है, चार्ज का मैंने बताया ए टी, ठीक है। करंट का डिफिनीशन क्या होता है, यहाँ से आई इक्वल टू होता है क्यू अपन टी, यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई क्या होता है ए, और टी का समय का टाइम का टी होता है, इसका डायमेंशन ए टी। देखिए अब वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी है स्मॉल, इन्हें वोल्टेज लिख देंगे, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल टी पे -1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अभी बी का निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद इसमें रखेंगे एल वाले में, तब एल का हमारा डायमेंशन निकलेगा। तो देखिए इतना होगा एम एल स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ एक एम है तो इसको एम रहने दीजिए, एल और एल, तो एल एल कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइन है, और देखिए यहाँ प्लस साइन टी है और माइनस टी, ये भी एक दूसरे कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन ऐड होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, जीरो हो जाएगा। जब जीरो पर कितना वैल्यू होता है 1, यानी ये भी यहाँ से नीचे वाला टी खत्म, और एक ऊपर टी बचा माइनस टी स्क्वायर, और एक ए बचा, ये तो ऊपर चला गया, ए पे -1, तो हमारा किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम यहाँ लिख लें मैग्नेटिक फील्ड का, ये चीज़ आया, यहाँ लिख सकते हैं कितना आया, एम ई पे -2 और ए पे -1, और एरिया का हम जानते हैं ये एरिया है, ठीक है ना, एरिया है, तो एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। उसी तरह आई का क्या होता है, करंट का ए, ठीक, डायमेंशन फार्मूला। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, और इंडक्टेंस निकालते कितना आता है। देखिए ऊपर एम है तो एम, और एल स्क्वायर, और टी -2 है तो टी पे -2, और ए एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो ए पे -2, ठीक है, ए पे -2, यानी एम एल स्क्वायर और टी पे -2, टी पे -2, और ये एक नीचे है और एक ऊपर है पहले से, तो -2, इसका आया, एल का आया। तो इसको जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, हाँ ठीक रहेगा। देखिए ये भी लॉरेंज फोर्स जानते हैं, तो डायमेंशन इजीली आप फार्मूला अगर याद रहेगा, आप भूल भी जाएंगे, पहले छोटी फार्मूला अगर याद रहेगा तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न बदल गया है क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन पहले आता था कि केवल डायमेंशन बताइए, अब फार्मूला दे दिया है, उसमें डायमेंशन को रिलेट करके क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया, और क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, लेकिन बट ईजी है, एक बार देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो कितना आया एल का,
एम एल स्क्वायर। तो हमारा क्या है, एल सी निकालना है, यानी एल सी का डायमेंशन निकालेंगे, यानी एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल का कितना आया, एम एल स्क्वायर टी पे -2 और ए पे -2, ठीक है, ये एल का हो गया। उसी तरह इंटू सी का मैंने ऑलरेडी निकाला, ये वाला कितना है, इसको देखिए सी का, इसको मिटा देना क्योंकि मैंने मेथड बता दिया कैसा है। सी क्या है हमारा, एम पे -1 एल पे -2 टी पे 4 और ए स्क्वायर। तो देखिए क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एम ए है और एक टाइम ए माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस। लेकिन एक चीज़ टाइम को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा केवल टी पे -2 और यहाँ टी पे 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर। तो ये टाइम का तो डायमेंशन आ रहा है, तो जब ये देख रहे हैं इसमें टाइम टी स्क्वायर आ रहा है, अगर ये सी वाला निकालेंगे तो सी वाला यही है, तो यहाँ सब स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट बता दिए हैं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी जब स्क्वायर होगा तो मतलब डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, बता दिए डायरेक्ट, ये वैल्यू आ गई। कभी भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन बी के लिए, तो उसमें भी देखिए माइनस एम आ जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि एक एम और -2, इसमें भी वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या आएंगी ऑप्शन बी के लिए, एम पे -1 क्योंकि एक एम और -2, फिर एल स्क्वायर टी पे 4 है, एल पे ये 4 आ जाएगा इस ऑप्शन के लिए। इसमें सब ऑप्शन क्या मिलेगा, एल पे -2, उसी तरह टी यहाँ 2 है, यहाँ टी पे पावर 6 हो जाएगा, और ये 4 है और ये माइनस है तो ए पे 2 हो जाएगा। इसमें तो टी नहीं, डायमेंशन बहुत चीज़ का है, मतलब मास भी आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो करे नॉट डायमेंशन ऑफ टी, मतलब यही ऑप्शन होगा। देखिए कौन को, ये भी होगा क्योंकि इसमें इतना सारा चीज़ आ गया। ये किसका आया है, एल सी स्क्वायर का आया है, ठीक है ना, ये वाला ध्यान दीजिएगा, एल सी स्क्वायर का है बी ऑप्शन के लिए, क्योंकि जब सी वाला था इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, पावर किया सब इसी का, सी वाला ये है, इसी का सब स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें टाइम, और देखिए इस वाले में, इसमें टाइम आ जा रहा है, ठीक है, और एक ऑप्शन और बच रहा है सी वाला, उसको भी देख लेते हैं, यही बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, एल पहले से निकाल चुके हैं, एल ए है, देखिए एल अपन आर, सी वाला चेक कर लेते हैं, ऊपर लिख लीजिए, यहाँ मैं बताता हूँ, एल अपन आर, एल को ऊपर लिख लीजिए, एल क्या क्या आया है, एल ए है, क्या आया है, एम एल स्क्वायर, अच्छा यही है, यही ऊपर वाला एम एल स्क्वायर टी पे -2 और ए पे -2, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यही वाला था। और नीचे आर का रेजिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी निकाल लिया हूँ, ये कितना है, देखिए एम एल स्क्वायर टी पे -3 और ए पे -2, एक देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, सेम सेम है क्योंकि एम एम और ए स्क्वायर माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, एल से एल कट गया। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, ऊपर टी स्क्वायर, ऊपर -2, ये पॉजिटिव जाएगा तो टी प्लस, अब ये भी टी माइनस, टी पे पावर -2 और टी, एक सिंबल क्या बचेगा, सिंपल ओनली केवल टी बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में भी डायमेंशन टी आ रहा है, देखिए, ठीक है, ऑप्शन सी में भी डायमेंशन टी आ रहा है, इसको तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसको सॉल्व किया तो टी आ रहा है, ये वाला, इसमें भी टी, ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी को मैंने पहले से सॉल्व किया, ये था, ठीक है, देखिए एल सी था, एल सी वाला, एल और सी का मल्टीप्लाई किए, मतलब सी वाला था, आप ये मैंने सी स्क्वायर लिख दिया है, इसके पहले मिटा दिया मैंने, तो उसमें भी ये आ रहा था, एल सी वाला ये आया कितना, ये टी स्क्वायर, और जब एल सी स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ रहा है। इसमें देखिए टी के अलावा और भी हैं, देखिए इसमें ऑप्शन ये सी वाला है, ये वाला सी वाला है, एल अपन आर, उसका डायमेंशन केवल टी आया, पहले वाला की डायमेंशन केवल टी आया, मतलब ऑप्शन ए का, और ऑप्शन डी का भी टी स्क्वायर यानी केवल टी आया है, मतलब डायमेंशन ऑफ टी है, पर इट डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, किसमें डायमेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं एल सी स्क्वायर, ये केवल बी है राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें मास भी आ जा रहा है, लेंथ भी, तो कहीं ना कहीं डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है, टाइम तो है बट और भी डायमेंशन है। आइए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो लेंदी हो गया बट मैंने कोशिश किया है कि पूरा डायमेंशन बता दूं, और डायमेंशन आज से भूलेगा नहीं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का है, और ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।